मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी के क्रम में गणित में आज हम सीखेंगे कि समीकरण और सर्वसमीका में अंतर क्या होता है, समीकरण किसे कहते हैं, सर्वसमीका किसे कहते हैं, और आपकी परीक्षाओं में समीकरण तथा सर्वसमीका से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है और उसको किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं समीकरण और सर्वसमीका होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम समीकरण की बात करें तो समीकरण में एक समानता सूचक संबंध के साथ दो बीजीय व्यंजक आपस में जुड़े हुए होते हैं या एक बीजीय व्यंजक एक समीका आपस में जुड़ा हुआ होता है। जब समानता सूचक शब्द के साथ एक बीजीय व्यंजक एक समीका या दो बीजीय व्यंजक आपस में जुड़े होते हैं और उनमें जो संबंध होता है वह इक्वलिटी का होता है, बराबर का होता है, तो उसे हम समीकरण कहते हैं। समीकरण में यक्स के किसी एक विशिष्ट मान के लिए ही दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं, यानी दोनों पक्ष बराबर होते हैं, जबकि सर्वसमीका में यक्स के किसी मान के लिए अर्थात चर के किसी मान के लिए दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं। अगर हम समीकरण के प्रकार की बात करें तो समीकरण के कई प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें तो समीकरण जो होता है इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो सरल समीकरण या इसी को हम कह सकते हैं रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण तो सरल समीकरण या रेखीय समीकरण कहते किसे हैं? तो सरल समीकरण या रेखीय समीकरण उसको कहते हैं जहां पे यक्स का केवल और केवल एक घात होता है, यानी कि चर का जब एक घात ही केवल किसी समीकरण में होता है तो उस समीकरण को हम रेखीय या सरल समीकरण कहते हैं। जैसे हम कहें कि 2x + 9 = 27, या हम कहें कि 9x + 5 = x + 15। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यक्स जो है यानी चर जो है, चर के ऊपर कोई घात नहीं लगा हुआ है, और जब कोई घात नहीं लगा होता है तो उसका मतलब उस पे एक की घात माना जाता है। तो जिस समीकरण में चर पे केवल एक घात होती है तो ऐसे समीकरण को हम चर समीकरण, ऐसे समीकरण को हम रेखीय समीकरण या सरल समीकरण कहते हैं। दूसरा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण या इसी को कहा जाता है वर्ग समीकरण। द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण क्या है? तो जहां पे यक्स की अधिकतम दो घात होती है, यानी कि चर की अधिकतम दो घात जहां होती है उसको हम द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। तो यक्स की दो घात का मतलब हो गया, जैसे कह दें हम कि 2x² + 5x + 9 = 0। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यक्स की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, इसीलिए इसको हम वर्ग समीकरण कहते हैं या द्विघात समीकरण कहते हैं। या इसी को हम कह सकते हैं कि x² + 9x + 2 = 0। यहाँ भी चर का जो यक्स जो चर है उसकी जो सबसे बड़ी घात है वह 2 है, तो इसीलिए इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तीसरा जो है इसको हम कह सकते हैं त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण के बारे में जब हमको देखना होगा तो जहां पर चर की अधिकतम जो घात होती है वह 3 होती है, यानी यक्स की अधिकतम घात 3 जहां होगी उसको हम त्रिघात समीकरण, या इसी को हम इस अंदाज में, इस प्रकार से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 3x³ + 2x² + x + 9 = 0। यहाँ आप देख रहे होंगे
कि जो चर राशि यक्स है उसकी जो अधिकतम घात है वह 3 है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण में जो चर होगा उसकी जो अधिकतम घात होगी वह 3 घात होगी, तो इसी को हम कहते हैं त्रिघात समीकरण। अगला जो होगा n घातीय आबलिक बहुघातीय समीकरण। n घातीय या बहुघातीय समीकरण के बारे में जब हमको पढ़ना होगा तो यहाँ पे 3 घात होगी तो त्रिघात समीकरण कहलाएगा, और 3 से ज्यादा घात जब होगी तो उसी को हम कह सकते हैं कि यह बहुघात या n घातीय समीकरण है, जहाँ पे यक्स पे 3 से ज्यादा घात लगी होगी, अधिकतम घात जो होगी वह 3 से अधिक होगी, तो उसी को n घातीय या बहुघातीय समीकरण हम कहेंगे। पहला क्वेश्चन जो डीएलएड में पूछा जाता है वह इसी प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा त्रिघात समीकरण है, कौन सा बहुघात समीकरण है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल पहचान करने के लिए। तो अगर x की 1 घात है तो रेखीय समीकरण, x की 2 घात अधिकतम है तो द्विघात समीकरण, x की अधिकतम 3 घात है तो त्रिघात समीकरण, और x की अधिकतम घात 3 से अधिक होगी तो उसी को हम बहुघातीय या n घातीय समीकरण कहते हैं। तो इसको आपको पहचानना होगा। दूसरा, अगर हम सर्वसमिका की बात करें, सर्वसमिका की बात करें तो समीकरण में हमने देखा कि यक्स के किसी विशिष्ट मान के लिए, यक्स के किसी विशिष्ट मान के लिए ही दोनों पक्ष क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, जबकि सर्वसमिका में यक्स का कोई भी मान लेने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन होता है कि 2 बीजीय व्यंजक या एक बीजीय व्यंजक और एक समिका समानता सूचक चिन्ह के साथ आपस में जुड़े होते हैं, जो यक्स के किसी भी मान के लिए संतुष्ट होता है, तो उसको हम सर्वसमिका कहते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर यक्स a और b का कोई भी मान लेने पर आप देखेंगे कि इसके दोनों पक्ष बराबर आएंगे। a बराबर कुछ भी ले लीजिए, b बराबर कुछ भी ले लीजिए, a और b का मान पुटअप कर दीजिए, जो इधर आएगा वही इधर आएगा। तो इसका मतलब कि दोनों पक्ष यक्स और y के किसी मान के लिए, a और b के किसी मान के लिए, यानी चर के किसी मान के लिए ये दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं, इसलिए इसको सर्वसमिका कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी एक सर्वसमिका है, इस पे भी प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, यह भी एक सर्वसमिका है, क्योंकि यक्स और a और b के किसी मान के लिए ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये होता है आपका सर्वसमिका। और अगला होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी, इस पे भी प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो सर्वसमिका का मतलब होता है कि a और b यानी चर के किसी मान के लिए ही ये दोनों पक्ष आपस में संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा संबंध इन दोनों व्यंजकों में है, इन दोनों बीजीय व्यंजकों में ऐसा संबंध है कि a और b के किसी मान के लिए दोनों पक्ष आपस में हमेशा और हमेशा बराबर होंगे, जबकि समीकरण में केवल x का कोई एक ऐसा विशिष्ट मान होगा जिससे दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। x के किसी मान के लिए समीकरण दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। समीकरण और सर्वसमिका में यही मूल अंतर है। तो सबसे पहले पहचानने के लिए आता है कि इसमें कौन सा समीकरण है और कौन सा सर्वसमिका है।
तो आप देखेंगे कि जिसमें दोनों पक्ष x के किसी मान a और b के किसी मान के लिए या चर के किसी मान के लिए जब दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे तो वह सर्वसमिका कहलाएगा। एक और आता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी प्लस ए सी। ये भी आपका एक सर्वसमिका है कि ए बी सी के किसी मान के लिए यहाँ भी दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे, तो यह भी एक सर्वसमिका है। तो इस प्रकार से आपको पहचान केवल करना है कि ये जो होता है आपस में बराबर वह सर्वसमिका होता है। या अगर इसके अलावा भी हम देखें तो जैसे एक आध बार आपके यहाँ प्रश्न पूछा गया कि 5x प्लस 2 इजकल टू 5x प्लस 10, बताइए ये सर्वसमीकरण है कि सर्वसमिका है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये पक्ष और ये पक्ष आपस में बराबर नजर आ रहे हैं। अगर इसको हम गुणा कर दें 5 का x में तो 5x होगा, और 5 का 2 में गुणा करें तो 10 होगा। जो इधर है वही इधर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ये क्या है आपस में बराबर हैं, और इसको हम कहेंगे सर्वसमिका। लेकिन अगर इस प्रकार से कोई दे दे, इस प्रकार से, तो यहां पर आप देख रहे हैं कुछ बराबर नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि x के किसी विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हो, लेकिन x के किसी मान के लिए दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। तो x के जब किसी मान के लिए दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे तो इसी को कहा जाएगा कि ये समीकरण है। तो हमको इसमें से समीकरण और सर्वसमिका ये जितने भी आपको सर्वसमिका बताए गए इसी पे आधारित प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। और ये जो समीकरण आपको बताए गए इसमें से केवल हमको रेखीय समीकरण सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। बाकी द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है। केवल और केवल रेखीय समीकरण ही हमको पढ़ना है या सरल समीकरण ही हमको पढ़ना है। तो रेखीय समीकरण पे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, जैसे 11x प्लस 24 बराबर 46। एक प्रश्न आ गया 11x प्लस 24 बराबर 46। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के क्रम में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम संख्या को एक तरफ करेंगे और अक्षर को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ ये 24 जो है वो संख्या है, इसको 46 के तरफ भेज देते हैं। तो इधर बचेगा क्या 11x और ये बराबर 46, और ये 24 है तो जब हम इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी -24। 11x बराबर 6 में से 4 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, यानी x बराबर जब हम निकालेंगे तो 22/11, 11 दूनी 22, x बराबर 2। यानी यहाँ x बराबर 2 रखने पर दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। x के किसी और मान के लिए ये दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यह आपका समीकरण हो गया। और इसी को x की जो अधिकतम घात है यहाँ 1 है, इसलिए इसको हम रेखीय समीकरण कहते हैं। 5x प्लस 4, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 5x प्लस 4 इजकल टू 5x प्लस 4 इजकल टू 3x प्लस 10, 3x प्लस 10। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अक्षर एक तरफ, संख्या एक तरफ। 5x है तो 5x इधर है, 3x प्लस के साथ है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो -3x होगा, और इधर 10 है, 10 को हम उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा। 5x में से 3x गया तो 2x, और 10 में से 4 गया तो 6। अब x बराबर 6 और इधर 2 का गुणा है तो इधर जाएगा भाग होगा, 2 तिहाई 6, यानी x बराबर 3 हो गया। अब x बराबर 3 अगर आप यहाँ रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। देखिए 5 गुणे 3 धन 4 बराबर 3 गुणे 3 धन 10, 5 तियाँ 15 और 4 19 इधर आ गया, और 3 त्रिका 9, 5 तियाँ 15 और 4 19 इधर आ गया, 3 त्रिका 9 और 10 19 इधर आ गया। तो इसका मतलब कि x का ऐसा विशिष्ट मान, यानी वह विशिष्ट मान 3 है जिससे दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं।
इसके अलावा 4x प्लस 3/5, 4x धन 3/5, 4x धन 3/5 बराबर 5। इसको एक समीकरण है, इसको अगर सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, 5 का 4x में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20x हो गया, और इसी में 3 जोड़ेंगे और बटा 5 करेंगे और यही बराबर 5 के है। इधर 5 का भाग है, इधर भेज दें तो गुणा हो जाएगा। इसका मतलब 20x धन 3 बराबर 5 गुणे 5 यानी 25 हो गया। 3 को उधर भेज देते हैं तो 20x बराबर 25 ऋण 3, तो x बराबर जब करेंगे तो 25 में से 3 गया 22 बचा बटा 20, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 10, यानी x का वह विशिष्ट मान 11/10 है, जिससे ये दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रेखीय समीकरण को सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है और समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे रेखीय समीकरण पे, जिसको हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।